हेलो पेरेंट्स और बच्चों, हमारे साथ ऋतु ज्योति बैठे हुए हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है जे एडवांस में। इनकी रैंक है 210 और बहुत बहुत बधाई हो ऋतु। थैंक यू सर। और मैं इनको ऋतु बोलता हूँ शॉर्ट फॉर्म, और इसको घर वाले भी ऋतु ही बोलते हैं, इसलिए मैं भी इनको ऋतु बोलता हूँ। तो इस कन्वर्सेशन में मैं ऋतु बोलता रहूँगा। तो पहला शुरुआत करते हैं कुछ क्वेश्चन से। तो पहला रिएक्शन क्या था रिजल्ट देखते ही ऋतु? मतलब अच्छा ही लगा था कि ना, मतलब ऐसा है कि मतलब मिक्स फीलिंग्स था कि थोड़ा और अच्छा हो सकता है। उसके बाद देखा कि मुझे थोड़ा और अच्छा भी होता तो मतलब मैक्स टू मैक्स और एक कॉलेज मिलता है। ठीक है, जो हुआ है वो एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा अपन लोग को। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा मानना है कि जैसा मतलब ये मैं जानता हूँ ऋतु को बहुत अच्छी तरीके से 2 साल पढ़ाया है, तो जाहिर सी बात है कि ये और काफ़ी अच्छी रैंक डिज़र्व करता था। लेकिन ये फाइनल डेस्टिनेशन होता ही नहीं है ना। अभी तो बहुत चीज़ें बाकी हैं, अभी तो बहुत सारी चीज़ें मिलना बाकी हैं। तो स्टूडेंट आज भी जो मैं क्वेश्चन इस सेशन में पूछने वाला हूँ वो हो सकता है उसे मुझे उसका आंसर पहले से ही पता हो। तुम सोचोगे सर दोबारा क्यों पूछ रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से सारे बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर मिले। तो सबसे पहले तुम्हारा क्या रूटीन रहता था, मतलब सुबह क्या दिनचर्या थी, कितने बजे उठते थे, कितने बजे सोते थे इस मामले में? मतलब वो तो रेगुलर क्लासेस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे 11th में अपन लोग का शाम में क्लासेस रहता था, तो काइंड ऑफ शेड्यूल ऐसा रहता था कि 8 बजे उठ जाते थे। उसके बाद होमवर्क चालू करते थे, और जब क्लास से आ जाते थे तो उसके बाद वही है, पहले थोड़ा बहुत थ्योरी करते थे। मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि थ्योरी से स्टार्ट करें या थ्योरी के ऊपर बेस्ड अगर क्वेश्चंस होंगे तो अगर तो वो थ्योरी पहले पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो मूड के ऊपर है कि थ्योरी करूँ या मतलब ऐसे शफल करके और कर कितने बजे तक उस समय पढ़ाई करते थे रात को? मतलब पहले थोड़ा जोश रहता है तो रात भर के करते हैं, बट उसके बाद वो होता है कि समझ आता है कि ऐसे कॉन्सिस्टेंट नहीं रह पाएंगे, तो थोड़ा बहुत रुक जाते कि हाँ 11 बजे, पहले तो 12 बजे, उसके बाद 11 बजे, 11 साढ़े 11, उसके बाद और सुबह 8 बजे 7 बजे उठ जाते थे। अच्छा, जब क्लासेस मॉर्निंग में 12th में हो गई तो हाँ। फिर कितने बजे उठने लगे? तो उसमें तो सुबह हमारे 6:30 बजे से क्लास टेस्ट होता था, तो हमें सुबह 6 बजे 11 उठ जाना पड़ता था। पहले दिक्कत होता है, उसके बाद आदत हो जाता है। तो उसका 6 बजे उठने का आदत हो जाता है और उसके बाद क्लास आ जाते थे। तो एक चीज़ वहाँ पर मतलब लोग वो करते थे कि मेरा भी होता था कि शाम को थकान आ जाते तो सोने का ट्राई करते, जो बहुत ही ख़राब चीज़ है। दोपहर को एकदम नहीं सोना चाहिए, मतलब उस टाइम पे हमारा मतलब पीक आवर्स रहना चाहिए, क्योंकि जेईई में उस समय हमें मतलब एक्टिव रहेंगे पेपर में ही, तो उस समय तो बिल्कुल सोना नहीं चाहिए। तो इसलिए मतलब पहले मेरे दिक्कत हुआ था, बट बाद में मैं रेक्टिफाई कर लिया था। तो मेरे ख्याल से बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है ऋतु ने कि जो पीक आवर्स होते हैं 3 से 6, 3 से 6 ही था। हाँ, मतलब 2 से 5 था या 3 से 6 था? 2:30 से 5:30 था। तो ये पीक आवर्स में आपकी अगर हैबिट है सोने की तो उसको इमीडिएटली चेंज कर दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप पावर नैप ले सकते हैं तो ऋतु ने भी पावर नैप लेना स्टार्ट किया था, क्यों भाई, है ना? वो आधा घंटे की ले सकते हो, 1 घंटे की भी ले सकते हो तो भी चलेगा, क्योंकि बीच में गैप जो है वो 2 घंटे का होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा गैप 2.5 घंटे का होता ज़रूर है, लेकिन ज़रूरी नहीं है एडवांस का सेंटर आपका बहुत पास पड़े होटल से। मेरा लकली पास था तो इसने नैप ले लिया, वरना पावर नैप ले पाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करें कि बीच 2:30 से 5:30 आपका पीक टाइम होना चाहिए, और इसी तरीके से 9 से 12 आपका पीक टाइम होना चाहिए। अब ये बता सकते हो क्या कि कोचिंग आवर्स मिला करके एवरेज कितने आवर्स तुम्हारे डेली के निकल पाते थे? मतलब वैसे मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मेरा जो मतलब जो वर्क रहता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। वर्कलोड जितना होगा, मतलब जितना थ्योरी पढ़ना है, अगर थ्योरी में इलेक्ट्रोस्टैट्स आ गया तो वैसे ही बहुत ज़्यादा लंबा चला जाता है सेशन। फिजिक्स का ही पढ़ा हो जाता है, उसके बाद केमिस्ट्री मैथ्स तो करना ही है, तो ऑलरेडी वैसे हो सकता है कि रात में नींद का थोड़ा कॉम्प्रेस हो जाए। मतलब होता था, बट उसके बाद धीरे धीरे वो मैनेज करना भी सीख जाते हैं। मतलब काइंड ऑफ मतलब कोचिंग में अपन लोगों का 6 घंटे क्लास टेस्ट मिला के तो रहता ही है। सेल्फ स्टडी में भी 6 घंटे तो मेरे हिसाब से होता ही है। तो ऑन एन एवरेज मेरे हिसाब से मैं कह सकता हूँ अगर आप 12 घंटे आप अगर निकाल लेते हो तो ठीक है। हाँ, 12 घंटे ऑन बस कोचिंग आवर्स मिला करके। और और पीक अगर आपकी स्टडी की बात करें तो मेरे हिसाब से कि उस समय थोड़ा सा 1 घंटे ज़्यादा कर लोगे, इससे ज़्यादा तो नहीं? क्या इससे ज़्यादा तो नहीं, मतलब अगर बहुत अनयूजुअल केस ना हो जाए कि हमें रात कभी कभी होता है था जब बहुत ज़्यादा होमवर्क रहता है। हाँ, होमवर्क रहता है और काफ़ी पैनिक हो जाते हैं हम लोग कि यार अब करना ही है वरना बैकलॉग आ जाएगा, तो उस केस में करते हैं। अच्छा,
अगला क्वेश्चन मेरा है 11th और 12th की स्टडी में क्या डिफरेंस लगा तुमको, मतलब तुम्हारे, या तुमने वो डिफरेंस महसूस किया या नहीं किया, ऐसे ही चलने दिया? 11th और 12th में तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क लगा, क्योंकि 11th में मैं केमिस्ट्री को पहले ज़्यादा ऐसे अच्छे से मतलब तवज्जो नहीं देता था पहले, कि ठीक है नॉर्मली लगता था, बहुत नॉर्मल चीज़ें बेसिक चीज़ें आता था। उसका 12th में अचानक से बहुत ज़्यादा वर्कलोड आ जाता है केमिस्ट्री में, मतलब बहुत सारे चैप्टर्स है। बट ऐसे लोग अगर मतलब ऐसे चीज़ों को बात के लिए रख देंगे तो वो पाइलअप होते रहेगा, तो उस मतलब वो बाद में फेस नहीं कर सकते। तो मतलब जो चैप्टर्स आ रहा है वो एकदम मतलब अच्छे से प्रिपेयर करते रहना चाहिए, मतलब उसमें टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। बहुत टाइम लगता है, मतलब ये ना सोचे कि इसको बाद में कर लेंगे, हाँ, अभी छोड़ देते हैं, नहीं वो कर पॉसिबल सकते, नहीं है। वो पॉसिबल नहीं है। तो केमिस्ट्री में खासकर जैसा रितो बता रहे हैं, और ये रितो नहीं बता रहे हैं, ये मेरे को और बहुत सारे बच्चों ने बोला है कि बच्चे क्या सोचते हैं कि यार इसको मैं बाद में देख लूँगा, लेकिन पॉसिबल नहीं है केमिस्ट्री को देखना खासकर। तो ये साथ साथ लेके चला केमिस्ट्री, और उस तरीके से उन्होंने पढ़ाई करी। तीनों सब्जेक्ट को अगर मैं बात करूँ तो तुम्हारा तीनों में से कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट था और कौन सा सबसे चैलेंजिंग लगता था? फेवरेट तो मुझे फिजिक्स ही था, ठीक और है। मतलब पहले से ही था, मतलब मैं मतलब नहीं नहीं, पहले से था बोलने की जरूरत नहीं है, मेरे कारण था ये बोल सकता है। हाँ, ये भी रीज़न था। उसके बाद तो हाँ। मतलब चैलेंजिंग मुझे मैथ्स ही ज़्यादा लगता था। बट केमिस्ट्री चैलेंजिंग इसलिए नहीं लगता था क्योंकि उसमें टाइम देंगे तो हो जाएगा हो चीज़ें। जाएगा, बिल्कुल। मतलब ऐसा है कि मतलब थोड़ा ध्यान से चीज़ें करना है, बहुत रिगरसली करना है, अगर अटेंशन देके कर लेंगे तो वो हो जाएगा। बट मैथ्स में ऐसा है कि अच्छे से प्रैक्टिस भी करें तब भी चांस हो सकता है कि क्वेश्चन ना बने, हो हाँ, सकता मैथ्स है। में तो ये चांस बन सकता है। हाँ। अच्छा, एक और प्रश्न आता है बच्चों का कि मॉक टेस्ट देते हैं और तो उसकी एनालिसिस कितनी मायने रखती है और कैसे करते हैं, कुछ अगर बता सको तो। मॉक टेस्ट तो मतलब विदाउट एनालिसिस को कोई मतलब ऐसे मीनिंग ही नहीं है। मीनिंग तो नहीं है। मतलब कोई मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो उसका क्या गलती हुआ है, मतलब एज अ ब्रीफ भी लिख सकते तो ठीक है, क्या गलती हो रहा है ऐसा पॉइंट आउट कर लिया कि ये स्टेप में अटक गया मैं, इसके बाद सोच नहीं पाया, तो उसके बाद खुद से सोचने का ट्राई करता हूँ मैं। मतलब पहले एक पूरा पेपर में जो जो नहीं बना है मुझसे, जो जो गलत हुआ है वो खुद से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। वो नहीं बनता है तो फैकल्टी को भी देखता हूँ, उसके बाद वहाँ से देख लेता हूँ कि यहाँ पर अटक गया, इसके ये ऐसे हो जाता था, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ जाता है। फैकल्टी कॉपी का मतलब है सोल्यूशन कॉपी, है ना? यहाँ पर एक कॉमन नेम यूज़ करते हैं हम लोग, फैकल्टी कॉपी। एक दो पीडीएफ होते हैं, एक स्टूडेंट कॉपी होता है, एक फैकल्टी कॉपी होता है। तो फैकल्टी कॉपी का मतलब सोल्यूशन कॉपी बोलना चाह रहे थे। तो ये है। और मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, इन सब में क्या कहोगे, मतलब तुम्हारा क्या कहना है कि डिस्ट्रैक्शन होता है इनसे या नहीं होता है, या अवॉइड करना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन बहुत हो सकता है? मतलब प्रायोरिटाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब मेरा तो ऐसे था कि होमवर्क कैसे भी छूटना नहीं चाहिए, तो उस वो सब करेंगे। और मतलब कभी कभी मेरा हो जाता था कि थोड़ा बहुत करने का मन नहीं कर रहा, होमवर्क भी हो गया और ऐसा करने का मन नहीं कर रहा, तो उसमें मेरा थोड़ा बहुत टाइम पास करता था मैं। बट ऐसे नहीं, मतलब मैं हमारा थोड़ा फिजिकल एक्टिविटीज़ भी था, जैसे टेबल टेनिस खेलते थे तो थोड़ा कम हो जाता था ऐसे मोबाइल का ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन। बट स्टिल होता तो था कभी कभी महीने में एक बार। लेकिन वो डिस्ट्रैक्शन ही रहता था, उससे हाँ, कोई फ़ायदा तो मेरे ख्याल से नहीं, नहीं। कोई फायदा नहीं। अच्छा, अपनी प्रिपरेशन के दौरान तुमने कभी डीमोटिवेटेड फील किया हो, कभी ऐसा लगता हो कि एग्जॉस्ट हो गए हों, ऐसा कभी? हाँ, ऐसा तो हुआ है मेरा बहुत बार। बट उसमें आपको ही पूछा था कि ये क्या करना है सर, मतलब तो थोड़ा मतलब बहुत बेसिकली उस समय टीचर काफ़ी टीचर का हेल्पफुल रहते गाइडेंस हैं, ऑब्वियसली। टीचर के पास जाना चाहिए। हाँ। मतलब मुझे तो पता ही अगेन कि तुम हर बार मेरे पास आते थे और भी सर लोगों के पास जाते थे और अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करते थे। तो मेरे हिसाब से जब भी आपको ऐसा फैक्टर होता है तो बेस्ट थिंग इज़ कि टीचर के पास जाना चाहिए, है ना? और मतलब कोई फुल ट्रांसपेरेंसी रखना चाहिए, फुल मेरे हिसाब ट्रांसपेरेंसी से। रखना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात कही है। मतलब मुश्किल होता है बहुत पहले मतलब मेरे लिए मुश्किल था। बट उसके बाद जब देखा कि अब वो नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं कि चीज़ें कैसे आगे बढ़ेगा, तो मैं कर लिया था। तो ऋतु ज्योति ने क्या है, बहुत ट्रांसपेरेंट रहा है ये अपनी जर्नी में। कभी भी कोई प्रॉब्लम होती थी तो मेरे को हमेशा पूरी खुल कर के बात, 1% नहीं छुपाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। क्योंकि होता क्या है कि जैसे आप डॉक्टर के पास गए तो और आपने उसको कहा कि बीमारी आप पूरी तरीके से खुल के बता नहीं रहे हो, तो जाहिर सी बात है उसका इलाज तो कभी हो ही नहीं सकता। अच्छा, आप एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि यार फिजिक्स में आपके 90 नंबर हैं 120 में, और पेपर काफ़ी टफ कहलाया था, लोगों का मानना है। तो क्या क्या मतलब इसमें आपने कौन कौन सी किताबें पढ़ी?
और किताब क्या मॉड्यूल क्या, वो सब जानना चाहेंगे। मतलब पूरा ऐसे बोलेंगे तो मॉड्यूल किया है मैंने पूरा, और क्लास टेस्ट दिया है पूरा, उसके एनालिसिस, मेजर टेस्ट, माइनर टेस्ट, स्पेशल असाइनमेंट जो देते हैं, उसके बाद कभी कभी आप एक्स्ट्रा असाइनमेंट देते हैं, और HCB रोड ऑफ मस्ट है, SCB रोडो मस्ट है, इसके अलावा कोई और किताब उसके नहीं। बाद और पेपर 2 आपको कैसा लगा था? मतलब पेपर 2 कैलकुलेशन ही था, अब ज़्यादा बड़ा टफ नहीं था? तो मेरे साथ नहीं। काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि बहुत टफ था, लेकिन मेरा भी यही मानना है कि आउट ऑफ द बॉक्स तो नहीं था। नहीं, कुछ हाँ, नहीं इस था। समय बस ये था कि कैलकुलेशन थोड़ा सा। कुछ कुछ सवाल ऐसे, अगर 2-3 अच्छे भी सवाल होंगे तो मैं ऑलरेडी पेपर में छोड़ दिया था, क्योंकि वो बिल्कुल, सब करने लायक पेपर में तो करना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, बिल्कुल तो छोड़ना छोड़ दिया चाहिए, था। सबसे पहले अटेम्प्ट में उनको छोड़ना ही चाहिए, जाहिर सी बात है, टॉपर के भी 330 ही आए हैं तो जाहिर सी बात है छोड़ा तो होगा ही होगा। अब यही आपको समझना है कि क्या चीज़ छोड़नी है सबसे पहले, वो बहुत मायने रखता है। अच्छा, कोई जैसे 2027 और 28 के जो JEE एस्पिरेंट्स हैं, वो मतलब उनको कोई संदेश देना चाहोगे तो मैं लगता हो यार कि यार ये गड़बड़ मैंने की है, या ये अच्छी चीज़ मैंने की थी जो मैं आगे पास ऑन करना चाहूँगा। मतलब गड़बड़ तो ये है कि क्वेश्चन छोड़ना आना चाहिए। मैं JEE एडवांस के सिर्फ 14 या 21 दिन पहले मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे तो मेरे से नहीं होगा। तो उसके बाद मैं ऐसा रिस्क लिया था कि कुछ भी हो जाए, मेरे नंबर भी कम हो जाए, तब भी मैं क्वेश्चन छोड़ के ही करूँगा। और JEE एडवांस में भी ऐसे ही करके गया था कि इससे ख़राब नहीं होगा, तो उससे बहुत फ़ायदा हुआ JEE एडवांस में। बहुत फ़ायदा हुआ, मतलब क्वेश्चन जंप करना, फ्लेक्सिबिलिटी रखना अपने पढ़ाई में। मतलब ये बात मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। रितो ने क्या था, एक हैबिट थी रितो की कि अपने बैच में हमेशा रैंक 1 रहता था, तो इसकी हैबिट थी कि स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 और ये लगातार सारे क्वेश्चन करता जाता था। मैंने कई बार बोला भी बेटा जंप कर दिया तो रितो का कहना था सर मेरा जंप करने से मतलब मैनेज नहीं होता, मुझे ईगो मेरी आ जाती है या क्या जो भी रीज़न है मैं नहीं कर पाता हूँ। फिर JEE के 10-15 दिन पहले इनको समझ में आया कि यार ये तो मेरे हिसाब से नुकसानदायक है और जंप करने से ही फ़ायदा होगा, और जंप किया फाइनली और उससे फ़ायदा भी हुआ। तो एक तो ये चीज़ है, और कोई पॉइंट? और एक है कैलकुलेशन स्किप कभी नहीं करना चाहिए। मतलब पहले भी मतलब मैं कैलकुलेटर तो यूज़ नहीं करता था ज़्यादा, कभी कभी करता था। उसके बाद जब आपने बोल दिया कि कैलकुलेटर कभी यूज़ नहीं करना है, एक बार डाटा भी हमें, तो उसके बाद से मैं कभी यूज़ ही नहीं किया। और उसी का शायद पेपर 2 में बेनिफिट भी मिला भी है, जो इतना ज़्यादा कैलकुलेशन होने के बावजूद भी मतलब ठीक था, क्योंकि हैबिट इन लोगों की मैंने ऐसे डाल रखी थी कि आपको कैलकुलेटर यूज़ ही नहीं करना है। तो एक और क्वेश्चन जो कोटा के ध्यान में रखते हुए लोगों के दिमाग में होता है कि यार हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए, जैसी पढ़ाई, जैसे मान लो मैं एग्जांपल एक लेता हूँ अपनी बात को समझाने के लिए कि एक फिनमेन टेक्निक जो मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ और तुम लोगों को भी बोली है, वो उसका कितना रोल है तुम्हारे सीखने में? मतलब पहले तो मुझे फिजिक्स में पता चला पहली बार। मतलब मैं पहले मतलब मुझे नहीं पता था ऐसे, मैं अननोइंगली पहले भी वो चीज़ ही फॉलो करता था। क्लास 8 तक मैं खुद से एक्सप्लेन करता था, तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पर फ्लो बन चुका था ऐसे खुद से एक्सप्लेन करने का। तो यहाँ पर जब आया तो आपने बोला तो वो और भी ज़्यादा स्मूथ हो गया चीज़ें, तो कॉन्फिडेंस मतलब कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ ये शायद सही करता था मैं अननोइंगली। तो उसके बाद से मैं फिजिक्स भी ऐसे करने लगा। उसके बाद मैं देखा कि केमिस्ट्री में मेरा इंप्रूव नहीं हो रहा है, तो केमिस्ट्री में मैं ट्राई किया वो, मतलब उसमें ही होता है कि टाइम बहुत देना पड़ता है, बट मैंने टाइम दिया तो उसमें पहले तो डिप आ जाता है। उसके बाद जब टाइम दिया तो मतलब वो हो जाता है कि एकदम चीज़ें रिटेंशन बहुत दिन तक रहता है। तो मेरा वो हो गया कि केमिस्ट्री थोड़ा बहुत उसके बाद अच्छा हो गया। 12th में ही ज़्यादा फ़ायदा दिया कि 11th में कमी है चीज़ें, तो कोई उतना नहीं है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है वो ये कि कोटा का कितना योगदान मानते हो अपनी रैंक में? पूरा ही मानता हूँ मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर कोटा नहीं आता तो मतलब एनवायरनमेंट तो नहीं है, एनवायरनमेंट नहीं आता, पीयर ग्रुप नहीं आता, आप लोग नहीं आते, टीचर नहीं आते, तो कैसे होता, और स्ट्रक्चर नहीं आता, मॉड्यूल्स नहीं आता, तो कुछ मतलब ऐसे प्रॉपर पाथ नहीं है, तो कोई मतलब कैसे ही जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और लास्ट क्वेश्चन, मेंटर का एक आपकी जर्नी में क्या रोल रहा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि मतलब बच्चों को अपने मेंटर को कितना फॉलो करना चाहिए और कितना नहीं फॉलो करना चाहिए? मतलब मेरे टीचर ही मेंटर थे, मतलब सारे टीचर को ही मैं पूछता था। ऐसे में सब टीचर को जो बोलते थे मतलब मैं
ट्राई करते थे कि एकदम 100% फॉलो करो, ऐसे ब्लाइंडली फॉलो करना जो होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये क्या मतलब ऐसे सही सही बोल रहे नहीं बोल रहे, बट वो इग्नोर करना चाहिए पूरा, मतलब पूरा इमोशनली ब्लैंक होके फॉलो करना चाहिए फॉलो मेरे करना हिसाब चाहिए, से। उसी का ही फायदा है मेरे हाँ हिसाब से। मतलब पहले जब मैं आपका क्लास किया था पहले दिन, तो मुझे लगा था कि आपने एक बार बोला था कि ऐसे कोई फील नहीं लेना है, और उसके पहले मैं फील लेने वाले कुछ लेक्चर्स देख के आया था। हाँ। तो मुझे लगा था कि सर क्या बोल रहे हैं। उसके बाद मैं ट्राई किया, उसके बाद मैं बोला कि ठीक है सर एक्सपीरियंस टीचर है तो ऑब्वियसली सही बोल रहे हैं, तो मैं खुद को इमोशन साइड करके पूरा ब्लाइंडली फॉलो किया, उसके बाद अभी आए। तो क्या है कि मैं मेरा एक बहुत कॉमन डायलॉग डायलॉग है स्टार्टिंग ऑफ द क्लासेस में, कि जनरली फिजिक्स में लोग कहते हैं फील नहीं आया और फील से पढ़ते हैं। मैं इसका जस्ट उल्टा बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कि फील लेने की ज़रूरत नहीं है, डेफिनेशन पर स्टिक हो जाओ, फील को अपने आप डेवलप होने का मौका दो डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली। तो ये बात जाहिर सी बात है कि क्या बचपन से वीडियोस देखते आ रहे हैं फील से करो फिजिक्स, और मैं उसका उल्टा कह रहा हूँ, तो ऐसा थोड़ा अजीब सा लगा था रितु को। लेकिन फिर बाद में खुद को रियलाइज़ हो गया, और खुद ही क्लास में हालांकि खुद भी दूसरों को भी यही बोलता था कि फील नहीं लेनी भाई, जो कोशिश उसकी डेफिनेशन देखो उसके हिसाब से करो, जब दूसरों को ये समझाता था। तो वो जाहिर सी बात, आज फिजिक्स का लेवल रितु का जो अच्छा है, वो उसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि आप डेफिनेशन पर स्टिक रहते हैं, और मेंटर का रोल जैसा बता ही दिया है। तो ये थे आप लोगों की तरफ से कुछ क्वेश्चंस जो मैंने ऋतु ज्योति से पूछे, और कुछ और पूछना बाकी रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, ऋतु भी देखेगा उस कमेंट को और उसका जवाब अगर दे सकता होगा तो देगा। थैंक यू।